बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स, जो डील करेगा आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक। अब अगर बात की जाए क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट राइट्स हैं, तो इसका जवाब है नो, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। तो गैप के हवाले से इंतहाई अहम है, क्योंकि हर दफ़ा इसमें से एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स को याद रखने के लिए आप इस तरह 3 पोर्शन इसको डिवाइड कर लें, ताकि आप इसको सीक्वेंस के साथ याद रख सकेंगे। अब आर्टिकल 8 की बात की जाए, जो डील करेगा इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू बी वॉइड। कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो आपके फंडामेंटल राइट के खिलाफ होगा, यानी कि किसी भी कानून के जरिए से आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं छीने जा सकते। आर्टिकल 9 की बात की जाए, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है, किसी भी शख्स को ना तो उसकी आज़ादी से ना ही उसकी ज़िंदगी से महरूम किया जा सकेगा। आर्टिकल 10 ये कहता है कि बगैर किसी वजह के ना तो उसको अरेस्ट किया जाएगा, ना ही उसको कैद में रखा जाएगा। और अब अगर वो कोई जुर्म करता है या किसी तरह का उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, तो ऐसी सूरत में उसको अरेस्ट करके 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की जाए, तो अगर मुल्की सालमियत को किसी शख्स से खतरा है, तो ऐसी सूरत में प्रिवेंटिव डिटेंशन की जा सकती है, जिसका दुरानिया 90 डेज का हो। अब बात की जाए 10A, राइट टू फेयर ट्रायल। इसके लिए एक लफ्ज़ याद रख लें, लोकस स्टेंडाई। किसी भी शख्स को सुने बगैर आप उसको सजा नहीं दे सकते। फर्ज करो अगर कोई बंदा कोई जुर्म करता है, तो उसको पूरा हक दिया जाएगा कि वो अपनी सफाई पेश करे, तभी ऐसी सूरत में वो राइट टू फेयर ट्रायल कहलाएगा। और आर्टिकल 11 है, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से है, जिसमें बताया गया स्लेवरी फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड है। इसमें आपने जो एज याद रखनी है वो है 14 ईयर। 14 ईयर का जिक्र है, इसको आप गैट के हवाले से देख लेंगे, क्योंकि अक्सर वो इसमें से पॉइंट उठा सकता है। आर्टिकल 12 है, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। क्या रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट दी जा सकती है? तो जवाब है नो। ये क्या है रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट? फर्ज करो एक कानून मनी लॉन्ड्रिंग का 2010 में बना था, और अगर कोई बंदा 2005 में वो हरकत करता है, तो क्या उसका इतलाक 2005 वाले पे होगा या नहीं? तो जवाब है नो, क्योंकि सज़ा तो नाफिज हुई है 2010 में, तो 2002 में जिसने जुर्म किया था, ऐसी सूरत में उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि उसको उसी तरीके से एंटरटेन किया जाएगा जो उस वक्त 2002 में सज़ा मौजूद थी। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 13 की, इसमें आपने 2 लफ्ज़ याद रखने हैं, एक डबल जुबार्डे और दूसरा सेल्फ इंक्रिमिनेशन। डबल जुबार्डे क्या है कि किसी भी मुकदमे में आप एक से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते। फर्ज करो अगर कोई बंदा कोई जुर्म करता है और वो अपनी सज़ा काट के वापस आ जाता है, तो दोबारा फ्रेश मुकदमा फाइल करके उसको सेम सज़ा नहीं दिलवाई जा सकती। हाँ, अगर सज़ा के हवाले से कोई ऑब्जेक्शन है, तो ऐसी सूरत में आप अपील का रास्ता यूज़ कर सकते हैं। दूसरी है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। किसी भी शख्स को मजबूर नहीं कर सकते कि वो गवाही दे। फर्ज करो अगर वो किसी पुलिस कस्टडी में है और वो कोई स्टेटमेंट दे भी देता है, तो ऐसी सूरत में उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। आर्टिकल 14 क्या कहता है? किसी भी शख्स की इज्जत, शान और शौकत को मजरूर नहीं किया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 15 से लेके 20 तक। अब ये सारे के सारे डील कर रहे हैं फ्रीडम को, यानी कि राइट टू फ्रीडम। इसको याद रखने के लिए बहुत सारे टीचर एक फार्मूला बताते हैं जो काफ़ी इफेक्टिव भी है। एक लफ्ज़ है मार्ट सर, MAAT मार्ट सर। ये मार्ट सर, अगर आप इस फार्मूले को याद रख लेंगे, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तुलबा को ये होता है कि वो आसानी के साथ 15 से लेके 20 आर्टिकल याद रख लेते हैं। मसलन M से क्या बना? मूवमेंट। A से असेंबली, और A से एसोसिएशन, T से ट्रेड, इसी तरह स्पीच, इंफॉर्मेशन, और ये रिलीजन। अब देखिए ये इटसेल्फ अपनी इजाज़त खुद कर रहे हैं कि आर्टिकल 15 बताता है मूवमेंट के हवाले से कि एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको ये मुकम्मल आज़ादी हासिल है कि वो जिस जगह चाहे जा सकता है, मासिवाए जहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद हो। इसी तरह संबल हो सकता है, मिलजुल कर इकट्ठे हो सकते हैं किसी सियासी मजहबी जमात की बिहार पे, मगर अगर कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद है, मतलब वो कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे कोई सेडिशियस का मैटर यानी कि मकसद निकलता हो, यानी कि अगर कोई बंदा
बंदा मिलजुल के बैठता है और आपको लगता है कि ये किसी बगावत की तरफ जा रहे हैं या कोई ऐसी हरकत करने जा रहे हैं जिससे मुल्क की सालमत को नुकसान हो सकता है, तो ऐसी सूरत में ये मिलजुल के नहीं बैठ सकते। अब अगर एसोसिएशन की बात की जाए, एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन एक जमात बनाने का हक है, मसलन कोई सियासी है या कोई मजहबी है। अब अगर बात करें जमात की, तो हर बंदे को यह हक हासिल है कि वो किसी भी सियासी या मजहबी जमात में दाखिल भी हो सकता है और वो उसका हिस्सा बन भी सकता है, मगर एक शर्त है कि कभी भी फौज का मुलाजिम या सरकारी मुलाजिम ना तो वो एसोसिएशन बना सकता है, ना वो उसका हिस्सा रह सकता है। अब अगर बात करें आर्टिकल 18 जो डील कर रहा है ट्रेड को, तिजारत को, तो वो किसी भी तरह की तिजारत कर सकता है, कारोबार कर सकता है, कोई ममानत नहीं है, मासिवाए अगर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन मौजूद है। फर्ज करो अगर कोई वो मेडिसिन का काम करना चाहता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो लाइसेंस हासिल करे, ऐसी सूरत में वो तिजारत कर सकता है। अब आर्टिकल 19 की बात करें जो डील करता है राइट टू स्पीच, एक इंसान को ये मुकम्मल हक हासिल है कि वो अपनी राय का इजहार कर सकता है। इसी तरह इंफॉर्मेशन है, पब्लिकली जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ये एक्सेस हासिल कर सकता है, ये मुकम्मल हक हासिल है किसमें? 19A में। इसी तरह अब अगर प्रीफिक्स टू रिलीजन की बात करें अंडर आर्टिकल 20, तो एक शख्स को यह हासिल है कि वो अपनी मर्जी से अपने मज़हब को चूज़ कर सकता है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। अब अगर हम बात करें आर्टिकल 21 से लेकर 28 तक, तो 21 अगेंस्ट टैक्सेशन है और 22 क्या है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। फर्स्ट करो एक इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं तो उनको यानी कि उनके साथ जो है इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा बल्कि सबको बराबरी के हकूक दिए जाएंगे। आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी, एक शख्स प्रॉपर्टी को खरीद भी सकता है और उसको सेल भी कर सकता है, लेकिन अगर पब्लिक पर्पस की बात आए तो ऐसी सूरत में एक्वायर भी किया जाएगा, बदले में कंपनसेट जरूर किया जाएगा। तो ये दो लफ्ज़ याद रख लें प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी के हवाले से। एक लफ्ज़ है एक्वायर्ड एंड होल्ड और दूसरा लफ्ज़ है डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये दो लफ्ज़ गैप के हवाले से इंतहाई अहम है, इसको आप जरूर देख लीजिए। आर्टिकल 24 की बात करें प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स हैं। 25 में इक्वलिटी ऑफ सिटीजन है, तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर है, ये हमें हमारा आइन राइट दे रहा है। 25A क्या कहता है? 25A ये कहता है राइट टू एजुकेशन, यानी कि उसको जो बुनियादी तालीम होगी ना उसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। 26 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग एक्सेस टू दी पब्लिक प्लेस। अब अगर कोई भी शख्स किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन लफ्ज़ याद रहे कि रिस्ट्रिक्शन अगर मौजूद है तो वो वहाँ पे नहीं जाएगा। फर्ज करो अगर कोई ख़वातीन का पार्क है तो वहाँ पर मेल नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, बाकायदा उन्होंने लिखा होता है कि बराए ख़वातीन। अब अगर 27 की बात की जाए अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सेफगार्ड यानी कि सर्विस, अब अगर कोई बंदा क्राइटेरिया पूरा करता है तो उसी क्राइटेरिया के हिसाब से उसको सर्विस या उसको स्केल भी दिए जाएंगे। आर्टिकल 28 इंतहाई अहम है गैट के हवाले से, इसमें वो ये कहता है प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर। अगर कोई बंदा अपनी मजहबी ज़ुबान स्क्रिप्ट कल्चर या सकाफत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है तो उसको यह हक हासिल है कि वो अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजार सकता है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो डील करेगा आर्टिकल 29 से लेके 40 तक। डियर स्टूडेंट्स, जो गैट के तलबा हैं वो ये ज़रूर देखें क्योंकि फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल पॉलिसी में से अक्सर कम से कम 2 से 3 MCQs ज़रूर पूछता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।